2022 में किसकी बनेगी सरकार, कौन संभालेगा सीएम की कुर्सी, इसका फैसला करेगा वोटर, क्योंकि अब बोलेगा वोटर। नमस्कार, मेरा नाम शंकर दीक्षित। आप देख रहे हैं मेरे साथ मीडिया हाउस में मेरे साथ मौजूद हैं इस नगर विधानसभा से प्रत्याशी अंशु जी। अंशु जी, हम जानकारी चाहेंगे, दरअसल आपका राजनीतिक करियर कहाँ से शुरुआत हुआ और शैक्षणिक योग्यता क्या है? दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा राजनीतिक करियर जो है छात्र संघ के गर्भ से शुरू हुआ। वर्ष 2003 में छात्र संघ का चुनाव हुआ जी। तो हम स्वामी सुखदेवानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के अधीन आता है, वहाँ अपने राजनीति के प्रथम पायदान पर हमने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया और वहाँ हम एक लंबे वोटों के अंतराल से छात्र संघ के उपाध्यक्ष पद पर विजयी हुए थे। वहाँ से निरंतर जो है छात्र संघ की राजनीति से और वर्तमान राजनीति तक निरंतर चल रहे हैं। राजनीति का अनुभव तो आपको है ही, नगर विधानसभा से आपने ताल भी ठोक दी है। दो अहम प्रत्याशी भी आपके सामने मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से आपने शुरुआत की, कांग्रेस में गए, टिकट नहीं मिला तो आपने बगावत कर दी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ गए। आपके सामने सुरेश खन्ना है, कैबिनेट मंत्री हैं, कई बार विधायक रहे। आपके सामने तनवीर खां हैं, जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और चेयरमैन भी रहे। दो प्रत्याशी मजबूत आपके सामने हैं। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो अपने आप कितना फिट मानती हैं इन लोगों के बीच में? देखिए, ये तो टाइम विल डिसाइड, ये तो समय निर्धारित करेगा कि कौन कितने पानी में है और कौन कितना सक्षम स्तर का लीडर है, कौन ज़मीनी स्तर का लीडर है। ये समय के गर्भ में है। चुनाव का आकलन और अनुमान तो हो सकता है, लेकिन चुनाव से पूर्व का जो रिजल्ट है वो नहीं हो सकता। वो हमारे सीनियर हैं जो 8 बार से जनपद शाहजहांपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो राजनीति में हमसे सीनियर है। लेकिन राजनीति में चूंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो सीनियरिटी और जूनियरिटी का मानक यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ मानक संघर्ष का है कि जो जनता के बीच में संघर्ष करेगा, जनता उसको चुनती है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने संघर्षों को माध्यम रखते हुए अपने छात्र संघ के जीवन से वर्तमान राजनीतिक जीवन तक जो हमारे संघर्ष रहे हैं, उन संघर्षों को मद्देनजर रखते हुए जो जनता जनार्दन ने हमें 20-22 साल से अपना अभूतपूर्व प्रेम दिया है, उस प्रेम को, उस समर्थन को, उस साहस को हम अपना संबल मानते हुए जनपद शाहजहांपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने हैं। शाहजहांपुर की अगर बात करें, नगर विधानसभा की सीट जो है बीजेपी की अभूतपूर्व एक किला मानी जाती है। इस पर बीजेपी का हमेशा से कब्जा रहा है, तो अब इसको कैसे आप ढा पाएंगी? देखिए, चुनाव में परिस्थितियां दिन प्रतिदिन, पल प्रति पल बदलती हैं। तो चुनाव किस ओर जा रहा है या किस ओर जाएगा, ये समय के निर्धारण पर निर्भर करता है। आज की जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है जनपद शाहजहांपुर विधानसभा सीट की, उस पर जो अभी तक लोग जीतते रहे हैं, वो जनता के हितों को तो बिल्कुल किनारे रखकर ध्रुवीकरण की राजनीति करके जनपद शाहजहांपुर के लोगों का अहित करते रहे हैं। उनकी नज़र में उन्होंने बहुत हित किए होंगे, लेकिन आम जनमानस, जिसमें विशेषता नौजवान जो पढ़े लिखे दर दर भटक रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश के कोनों कोनों में, उनका क्या हित हुआ? कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को छोड़ दीजिए, उनके विकास के अतिरिक्त शिक्षा के दृष्टिकोण का विकास का क्या मानक जनपद शाहजहांपुर में है? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को आप देखिए, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के मानकों को आप देखें तो हमें ये बताइए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से बड़े कीर्तिमान इतने सशक्त लोगों ने कर दिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो लोग सत्ता के माध्यम से सदन में वर्तमान में मौजूद हैं, वो नीचे भी मौजूद हैं और केंद्र में भी मौजूद हैं। अगर इतना सशक्तिकरण हमको मिल जाए तो हम उत्तर प्रदेश में अपने जिले को राष्ट्रीय पटल पर ले जाएं। लेकिन आप देखिए कि इतना सशक्तिकरण और इतनी ताकत होने के बावजूद भी आज जनपद शाहजहांपुर में शैक्षिक दृष्टिकोण का मानक क्या है और स्वास्थ्य रूपी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या मानक है।
कह तो रहे ना कि बहुत विकास किया है, नगर निगम बना दिया है, नगर पालिका परिषद से मेडिकल कॉलेज दे दिया, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है, कई रोड जो डीटीसी बसें अगर उन्हें कहा जाए बैटरी से चलित बसें उनको भी चालू कर दिया है। तमाम ऐसी योजनाएं, रोड का चौड़ीकरण हो या विद्युत लाइट हो, तमाम ऐसी कई परियोजनाओं का भरपूर शिलान्यास भी किया और लागू भी किया है। शिलान्यास अभी एक गर्रा के पुल का भी किया, उसका पैसा नहीं अलॉट हुआ है। पत्थर लगा देने से, लोकार्पण कर देने से योजना फलीभूत नहीं होती है। किसी भी योजना को करने से पहले उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा योजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से उसको स्वीकृत कराना पड़ता है, उस पर बजट आवंटित कराना पड़ता है, वित्त विभाग उसको बजट देता है, उसके बाद वो धरातल पर क्रियान्वयन की स्थिति में आती है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे ये बताएं कि इतने विकास कार्यों के बीच में नौजवानों के रोजगार का मुद्दा कहां विलुप्त हो गया। जनपद शाहजहांपुर के नौजवान जनपद शाहजहांपुर की धरती पर लगी हुई नेशनल लेवल की इंडस्ट्रियल इकाइयों में आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और देश के कोनों कोनों में जाकर रोजगार की मांग कर रहे हैं। अपने परिवार से पालन पोषण की वजह से दूर रहना पड़ रहा है, उन्हें वो दर्द झेलना पड़ रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बता तो रहे ना 4 लाख रोजगार दिया है योगी जी ने। देखिए, ये सिर्फ रोजगार आंकड़ों में है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैंने जनपद शाहजहांपुर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक रिसर्च सेंटर बनाने के लिए उनके सम्मुख बैठ करके मैंने बात की थी। अनुरोध किया था कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मेरे जनपद शाहजहांपुर, जिसे शहीदों की सरजमी के नाम से जाना जाता है, आप मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकते हुए कृपया करके जनहित में, जनमानस में इस रिसर्च सेंटर को एनओसी प्रदान कर दीजिए। मेरे मुलाकात के बाद 1 अप्रैल 2017 को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से मिला था। आज 3.5 साल बाद मुझे चिट्ठी वापस आ रही है कि उक्त विषय पे ये कार्रवाई हुई है। आप सोच के देखिए, जिन लोगों की गंभीरता स्वास्थ्य के विषय पे इतनी ज्यादा लेट लतीफ हो, वो उत्तर प्रदेश का हित क्या करेंगे? उनका कहना है कि तमाम, जैसे अगर बात करें, गुंडा राज खत्म कर दिया, माफिया राज खत्म कर दिया, जो आरोपी थे उनके घरों पर बुलडोजर चला है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को लागू कराया गया। पिछली सरकार में कानून व्यवस्था बेहद बदहाल स्थिति में थी। अगर आप उत्तर प्रदेश के जो भी नेशनल क्राइम रिपोर्ट डेटा की रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे, क्राइम रिपोर्ट की जो एनालिसिस होती है उसकी रिपोर्ट का आप यदि आकलन करेंगे तो 50% से ऊपर इनके खुद के विधायक सांसदों पर जितने गंभीर आरोप हैं, क्या उनके घर पे बुलडोजर चल गया? बहुत से ऐसे नाम हैं बड़े, अगर आप क्राइम डेटा निकाल के देखेंगे तो एक एक विधायक पर इनके 20-20, 30-30 मुकदमे हैं। क्या उनके ऊपर बुलडोजर चल गया? तो ये दोहरी राजनीति करके, ध्रुवीकरण करके देश के और प्रदेश के लोगों को एक बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाना, ये न्याय संगत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, जब एक शपथ ली जाती है तो संविधान की उस शपथ के तहत ये कहा जाता है कि मैं हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं ये संविधान की शपथ लेता हूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या जिन लोगों ने संविधान की ये शपथ ली है, आज वो हिंदुस्तान के जनमानस के प्रति, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, क्या वास्तव में हर जन संप्रदाय के प्रति वही भावना का पालन कर रहे हैं? एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं दिवाली मनाता हूं, मैं ईद नहीं मनाता हूं। तो ये बताइए, क्या आप इस प्रकार का संदेश देकर जन भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं? प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश का एक अभिभावक होता है। चुनाव से पहले राजनीतिकरण होता है। चुनाव जीत जाने के बाद यदि ईश्वर की कृपा से आप विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने उत्तर प्रदेश को, या किसी भी प्रदेश के आप दायित्ववान मुख्यमंत्री बने तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म, बिना किसी संप्रदायों में भेदभाव किए आप अपनी जनता का हित करें और उनके उस हितों के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहें। ये एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसका निर्वहन नहीं हो रहा है। नहीं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी तो था कि हम मुख्यमंत्री के साथ साथ संत भी हैं, क्योंकि अगर संत परंपरा के अनुकूल हम बात करेंगे तो हमें हमारा धर्म सिखाता है कि हम जिस तरीके से हिंदू और त्यौहार मनाते हैं उसी तरीके से हम त्यौहार मनाएं, और मुख्यमंत्री के रूप में अगर हम मुझे बुलाने की कोशिश करेंगे तो मैं जाऊंगा भी। ये बात उन्होंने कही थी। और दूसरी बात हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने कहा कि विकास को लेकर के, विकास तमाम परियोजनाओं को लेकर के उन्होंने विकास की भी खाका खींचा, तैयारियाँ की हैं, तमाम तरीके से उन्होंने लोकार्पण भी किए हैं। नरेंद्र मोदी भी आए थे, गंगा एक्सप्रेस भी उन्होंने लागू किया है। तो इस पर क्या कहेंगे?
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ समय पूर्व ही तो जनपद शाहजहांपुर में आए थे, और जहां आए थे वहां उन्होंने भोजन किया, और जहां भोजन किया वहां से मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर उत्तर प्रदेश का प्रथम मॉडल जीजीआईसी, जो आजादी के बाद सबसे उत्कृष्ट शैक्षिक सुविधाओं से युक्त बना खड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका अवलोकन क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार जनपद शाहजहांपुर में आए। मैंने उनको अपने माध्यम से पत्र लिखा, उनके अधिकारियों से बात की, मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप क्रांति धरा शाहजहांपुर में आ रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपने ही इस देश को पढ़े बेटियां और बढ़े बेटियों का नारा दिया था, तो कृपया करके जब आप शहीदों की सरजमी में आ रहे हैं तो उत्कृष्ट सेवाओं से युक्त जनपद में शाहजहांपुर में जीजीआईसी बन रहा है, कृपया उसका अवलोकन कर लें और उसका अपने कर कमलों के हाथ से उद्घाटन कर दें। चिट्ठी आई, उत्तर प्रदेश सरकार को स्पेशल ऑर्डर की फाइल गई, मेरे पास सारे पत्रक मौजूद हैं, सारे अभिलेख मौजूद हैं, आपको मैं दिखा सकता हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी जनपद शाहजहांपुर में आकर उस ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनकी पढ़े बेटियां और बढ़े बेटियों के प्रति जो चिंतनशीलता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है या नहीं लगता है? मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं प्रदेश में सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित हैं, और उन्होंने एक पोस्टर भी लॉन्च किया है, बेटियां उत्तर प्रदेश में गर्व महसूस कर रही हैं। इसको लेकर के अगर बात करें, जिस तरीके से उन्हें पोस्टर बार चालू हुए हैं, अगर वही बात करें विकास कार्यों को भी उन्होंने किया, और उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। लगातार किसी विशेष धर्म को नहीं टारगेट किया जा रहा है, जो हिंदुओं को मिल रहा है वो मुस्लिमों को भी मिल रहा है, वो अन्य धर्मों को भी लोगों को मिल रहा है। 10 किलो 5 किलो से बढ़ा करके 10 किलो प्रति यूनिट कर दिया है, राशन दे रहे हैं, सभी वर्गों को मिल रहा है। आवास योजना हो या पेंशन योजना हो, सभी वर्गों को लागू कर दी गई है। एक तरफा तो राजनीति नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये जितने भी आंकड़े माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, पूरा एक सिस्टम होता है कि अपने द्वारा लागू की गई योजनाएं, अपने माध्यम से बनाई हुई योजनाएं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का एक प्रचार होता है। वास्तविकता और धरातल के आधार पर यदि आप देखेंगे तो आप खुद आकलन कर सकते हैं, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में महिलाओं, बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध के संख्या निरंतर डे बाय डे बढ़ रही है, उसके लिए कोई सरकार को मैं डायरेक्ट दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की जब बात आएगी तो आप पिछले 5 वर्षों में हुई बेटियों के साथ अगर स्थितियों का आकलन करें, उनके साथ हुई घटनाओं का आकलन करें, तो उसमें सरकार कितनी सख्त रही है, ये भी प्रश्न की बात है। अच्छा, आपसे एक सवाल और है, क्योंकि नगर विधानसभा से जो विधायक हैं सुरेश कुमार खन्ना, और कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उनका सीधा दावा है कि जितना विकास कार्य मैंने किया शाहजहांपुर के लिए, इतना किसी ने विकास कार्य नहीं किया, और मैं कैबिनेट में जब मंत्री बना, मैंने शाहजहांपुर को नगर निगम का दर्जा दिया है, और मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं नगर निगम की, वो सारी सुविधाओं को मैंने लाने का काम किया है। क्या कहेंगे इस पर? नगर निगम जब से बना है, नगर निगम के बाद चुनाव क्यों नहीं हुआ? जो नगरीय निगम का जो अधिनियम है, उसके तहत जब नगर निगम बन गया था तो पहली बोर्ड की बैठक हो जाने के बाद राजनीति करके उस बोर्ड को भंग करना, आज पूरे 5 साल तक आख्या के रूप में जो उत्तर प्रदेश सरकार से कोर्ट निरंतर मांग रहा है, माननीय हाई कोर्ट मांग रहा है, उसको अपने राजनीतिक प्रेशर से दबा करके पुनर्गठन ना करना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज जनपद शाहजहांपुर के लोग एक्स्ट्रा टैक्सेशन वैल्यू से इतना परेशान है कि जो गृह कर, जल कर इतना ज्यादा तादाद में आने लगा है। भले ही नगर निगम बन गया है, लेकिन आप बताइए 100% से अधिक टैक्सेशन कहीं नहीं हो सकता। आप अगर आकलन करेंगे, नगर निगम के वित्त विभाग में आप जाइए और ये आकलन कीजिए कि आज जो टैक्सेशन हो रहा है जनपद शाहजहांपुर के लोगों के लिए, जो टैक्सेशन की रसीदें कट रही है, 100% से एवं जा रही है, वो आप उसका गहन अध्ययन कीजिए। तो क्या नगर निगम जनपद शाहजहांपुर के लोगों की जेब पे डाका डालने के लिए बना है? दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनली 5 वर्ष तक पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ? राज्य की सरकार इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले सकी कि जब किसी
निर्वाचित प्रतिनिधि को चुनने के बाद, बोर्ड की एक बैठक होने के बाद अगर हटाया गया तो उसके बाद उसके पुनर्गठन की कोई तो योजना सरकार को बनानी चाहिए थी कि पूरा का पूरा बोर्ड बैठा है, पूरा 5 साल निकल गए और आपने नगर निगम का चुनाव नहीं होने दिया, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने चुनाव नहीं होने दिया? दैट इज द पॉइंट। और जनपद शाहजहांपुर के लोग ये भली भांति जानते हैं कि किसने नगर निगम का चुनाव नहीं होने दिया, किसने नगर निगम को, बोर्ड को स्थायी रखते हुए लोगों, अरे क्या पता कोई और व्यक्ति, कोई नई सोच का व्यक्ति, कोई नया बहुत आधार रखने वाला व्यक्ति नगर निगम में चुनाव में अटेम्प्ट करता। लेकिन 5 वर्ष तक कोर्ट और सरकार के बीच बैट और बॉल की प्रैक्टिस होती रही है और नगर निगम का पूरा कार्यकाल आज चला गया। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह भी उठता है कि माननीय मंत्री जी जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बहुत ताकतवर और संवैधानिक पद पर सुशोभित है, उन्होंने नगर निगम से बनने से पूर्व, जब यहाँ एक तत्कालीन जिलाधिकारी हुआ करते थे विजय किरण आनंद जी, उनके तबादले के बाद लोगों से कहा था, प्रेस में भी कहा था कि हम नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार का उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, विजय किरण आनंद को पुनः इस जनपद में वापस लाएंगे, जो रजिस्टर संपत्ति का नगर पालिका से साजिश के तहत गायब किया गया, वो जनता शाहजहांपुर की जनता की गाढ़ी कमाई की उसमें एसेट्स थी कि आखिर किसको लाभ दिया गया, किसको उससे लाभ हुआ, किसको राजनीतिक लाभ हुआ, किसको वित्तीय लाभ हुआ। जनता शाहजहांपुर की ये सवाल पूछना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं शाहजहांपुर की जनता की ओर से ये सवाल कि आखिर 5 साल वो जांच क्यों नहीं हुई? उस जांच को ना करा के किसको बेनिफिट दिया गया? और आज तक वो जांच ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है और विजय किरण आनंद जी दोबारा यहां आ नहीं पाए। तो जनता समझदार है, वो सब देख रही है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, आप युवा हैं, युवाओं की सोच को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि प्रत्याशी हैं और प्रत्याशियों जब चुनाव है विधानसभा का, ऐसे में युवाओं का भी जोश होता है कि हमारा कोई युवा वर्ग से आए और हम उसको आगे ले जाएं, विधानसभा में ले जाएं। अगर विधानसभा भी पहुंचेंगे तो युवाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे? अगर शाहजहांपुर के नौजवान बहुत गहन अध्ययन और चिंतन से वोट डालेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझे अवश्य ही वोट करेंगे। और जो लोग मेरे साथ छात्र संघ की राजनीति से जुड़े हुए हैं और जो ये जानते हैं कि मैंने संघर्षों से कभी पीठ नहीं दिखाई, बहुत अत्याचार झेले, बहुत हमने परेशानियां उठाई, लेकिन हम संघर्षों से पीछे नहीं हटे। यदि हम विधानसभा में विधायक के रूप में पहुंचते हैं तो अपनी शपथ ग्रहण के बाद से तत्काल अपने जनपद के युवाओं के हितों के रक्षण संरक्षण के लिए पहले पायदान पर ये मांग उठाएंगे कि हमारे नौजवान अपने घर के पालन पोषण के लिए जो व्यथित घूम रहे हैं, उनके लिए जनपद शाहजहांपुर में जो फैक्ट्रियां लगी है, चाहे रिलायंस थर्मल पावर हो, KSFL हो, DSCL हो, मैकडॉवल हो, इसमें वही लोग पहले नौकरी करेंगे। अन्यथा हम फैक्ट्रियों का संचालन नहीं होने देंगे, क्योंकि मलाई आप खा रहे हैं, धूल और मिट्टी हमारे जनपद के नौजवान खा रहे हैं, ये कदापि नहीं चल पाएगा। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता में जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों को रोजगार दिलाने का जो कार्य है, वो सदन के अंदर हमारी शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से यदि मैं चुना जाता हूं तो पहले दिन से मैं रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वो प्राथमिकता है कि जो 40 साल से अहित नौजवान बहुत कुंठित मन से झेल रहे हैं। मैं जगह जगह क्षेत्र में जाता हूँ, नौजवानों की पीड़ा सुनता हूँ, उनको अपनी रोजी रोटी का जो सशक्त माध्यम है वो नहीं मिल सका, जबकि उनके जनपद में ऐसे बहुत से सुअवसर मौजूद थे जहां पर उनको रोजगार स्थापित किया जा सकता था। जो लोग सत्ता में, शासन में, वो अगर चाहते तो यहाँ अपने विधिक नियमों से, अपने विधानसभा में प्राप्त अधिकारों से सदन में ये बात रख सकते थे, इस जनपद के नौजवानों को प्रथम पायदान पर रोजगार दिला सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने निजी हितों की पूर्ति के आगे जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों को कुर्बान कर दिया। उस कुर्बानी को ना मैं व्यर्थ जाने दूंगा,
ना ही उसको मिटने दूंगा। अगर विधायक के रूप में शाहजहांपुर की जनता मुझे भेजती है तो पहले नंबर पर जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। लास्ट सवाल एक आपसे है, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि अगर दरअसल बात करें यहाँ पर सभी प्रत्याशियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो शाहजहांपुर में नहीं हुए जिसको आप जीतने के बाद में कराएंगे पूरा? ऐसे क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप लगातार जनता के बीच बढ़ रहे हैं? देखिए, आपने देखा कि ना हम सांसद थे ना विधायक थे, बालिकाओं के लिए सबसे उत्कृष्ट शैक्षिक स्कूल बन गया ना। हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने की जो मांग है वो हमने आज अपने संकल्प पत्र में इंगित की है, और उस संकल्प पत्र में आपने अगर ध्यान से पढ़ा हो तो हर प्रकार के वर्ग को हमने कहीं ना कहीं ये सांत्वना देने की कोशिश की है कि यदि हम एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में जनता द्वारा चुने जाते हैं तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहेगा जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित ना हो। पहली चीज ये है कि यूनिवर्सिटी खुलने का हमारा अपना एक सपना है कि जनपद शाहजहांपुर में अमर शहीदों के नाम एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। जो लोग बहुत सक्षम थे, जो केंद्र और प्रदेश दोनों की राजनीति में पूरा प्रतिनिधित्व का दखल रखते थे, अगर वो चाहते तो ये कार्य बहुत पहले से हो जाता, नौजवानों को रोजगार मिल जाता। कोई तो ऐसी बाध्यता होगी ना कि जिस पॉलिसी के तहत शाहजहांपुर के नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। और दूसरी चीज, जब केंद्र और प्रदेश में दोनों में आपकी सरकारें हैं तो उसका कितना बड़ा लाभ लिया जा सकता था, लेकिन लोगों को फुर्सत ही नहीं है जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों के विषय में सोचने की। तो अब समय आ गया है। जनपद शाहजहांपुर के नौजवानों से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि पथभ्रष्ट ना हो, लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि सिर्फ वोट डालने की नैतिक जिम्मेदारी उनकी नहीं है। वोट के साथ साथ वो ये भी चुने कि कौन उनके हितों के रक्षण संरक्षण के प्रति कटिबद्ध है, कौन उनके रक्षण संरक्षण के लिए लड़ सकता है। क्योंकि लड़ाई सदन के अंदर अगर कहीं पर आएगी तो वो योग्यता के मापदंड पे लड़ी जाएगी। जिन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की वो सदन में पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट से क्या लड़ेंगे। इसलिए नौजवानों को ये बात बहुत प्रमुखता से अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी और इस जनपद में अपने प्रतिनिधित्व का एक नया कीर्तिमान बनाना पड़ेगा नौजवान को चुन के। जी बिल्कुल, हमारे साथ थे अंशु मीरा पांडे जी। दरअसल इनका सीधा कहना है कि जिस तरीके से नगर अगर विकास की बात करें तो विकास के सिर्फ दावे होते आए हैं, विकास हुआ नहीं है दरअसल। और हमारा एक सपना है शिक्षा क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जिसको लेकर के यहाँ पर रोजगार की भी बात करें तो हमारे यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें रोजगार मिलना चाहिए। इसी को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।